My dear friends and students, welcome to English Max। 7 मॉक्स एसएससी के हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी का मॉक 8। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मुझे यकीन है, जैसा कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। अगर नहीं किया हो तो पीडीएफ का लिंक साथ में दिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पहले पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद डिस्कशन देखो, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग हर सप्ताह एक एसएससी का मॉक किया करते हैं और ये कड़ी चलती रहेगी। ठीक है, बीच बीच में और तरह के एपिसोड मिलते रहेंगे। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का मॉक नंबर 8। ठीक है, तो ये रहा मॉक नंबर 8 में सबसे पहले क्वेश्चन किस चीज़ का है? एरर का है। तो पहले मैं एक एक करके देख लेता हूँ। एरर तो ऊपर आपको दिख ही रही होगी, बताने की क्या ज़रूरत है। ये एरर हम लोगों को करना है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एरर के। देखो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो एरर क्या है, इसमें लिखा है व्हेन क्रॉसिंग द रोड। ध्यान रखना, व्हेन लिखा है, व्हेन क्रॉसिंग द रोड द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार। तो लेडी वॉज नॉक्ड डाउन पैसिव वॉइस में है, लेडी के साथ वाज लिखा है, नॉक डाउन थर्ड फॉर्म में है, बाय स्पीडिंग कार। यहाँ तो कोई गलती ही नहीं है। गलती जो नज़र आ रही है वो है व्हेन के साथ क्रॉसिंग द रोड। देखो ये क्रॉसिंग द रोड सेंटेंस तो है नहीं, सीधे क्या लिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्रॉसिंग द रोड। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, सड़क पार करते समय, सड़क पार करते हुए। तो जब ऐसा सेंस हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब व्हेन लगाओगे ना, तो व्हेन के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ये स्ट्रक्चर आता है। तो व्हेन के साथ यहाँ जो क्रॉसिंग लिखा है वहाँ लिखना चाहिए था व्हेन शी वाज क्रॉसिंग, ऐसे होता। अब अगर केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना व्हाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, व्हाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर आईएनजी फॉर्म लगी है तो वहाँ हमें व्हाइल लगाना है, व्हेन नहीं लगाना है। 2 सिचुएशंस यहाँ हो सकती हैं। एक, अगर हम व्हेन को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन शी वाज क्रॉसिंग, तब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा व्हेन शी वाज क्रॉसिंग। अगर व्हाइल को रखना चाहते हो, क्रॉसिंग को जिंदा रखना चाहते हो, व्हाइल लगाना चाहते हो, तो ये बनेगा व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। तो फिलहाल फाइनली गलती ए वाले में है, चाहे आप व्हेन को गलत मानो चाहे क्रॉसिंग द रोड को गलत मानो, ए वाले सेक्शन में गलत है और आपका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरी एरर। दूसरी एरर में क्या लिखा हुआ है कि माय ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी। आर्मी से रिटायर होने के बाद दादाजी ने शांतिपूर्ण जीवन जिया। अब इसमें जो एरर है ना, वो एरर है किसकी? इस लेड की। देखो 2 तरह की लीड एक वर्ब होती है लीड, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग में इसकी सेकेंड फॉर्म होगी लीड, लेड और लेड, और दूसरी मीनिंग में इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लीड, लीडेड, और थर्ड फॉर्म होती है लीडेड। अब क्या इसकी मीनिंग का फ़र्क होगा? देखो लीड, लेड, लेड जब मीनिंग होगी तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक, ये हो गया। जैसे आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी नेतृत्व का आंदोलन किया था। सरदार भगत सिंह ने वहाँ पे अहमदाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सब तमाम जो लोगों ने नेतृत्व किया कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हो जाता है। जो लीडेड होता है ना, ये जीवन जीने के लिए लगता है, जिसको आप कह सकते हो लिव। उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जिया, उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, ऐसे में हम लोग यूज करते हैं। तो लीडेड, जीवन जीने के सेंस में लीड की सेकेंड फॉर्म लीडेड होगी, नेतृत्व करने के सेंस में लीड की सेकेंड फॉर्म लेड होगी। अच्छा, इस फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल पे ढूंढ लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है ग्रामर की, ध्यान दीजिएगा, वो उस प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म के रूल्स और प्रैक्टिस दोनों दिए हुए हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा इसी के साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर क्या हो रही है लेड की। तो माई ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ, ये जो लेड होता है ना वो नेतृत्व करने के सेंस में लगता है, जीवन जीने के सेंस में यहाँ क्या लगना चाहिए था, जो लेड लिखा है दैट शुड हैव बीन लीडेड, ठीक है। तो यहाँ लीडेड की ज़रूरत ही लेड की नहीं, अगर दादाजी ने कहीं नेतृत्व किया होता तब लेड लगता। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। वंस मोर एरर पार्ट क्या है, ए। अब आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, 2 तो हो गया, 3 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना क्या है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि खाली जगह दी हुई है, इसे भरना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि सिंस माई फादर वाज एंड डैश फ्रॉम इंडिया ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद हिम। चूँकि हमारे फादर अमेरिका में क्या थे, एक आवासी थे। प्रवासी आवासी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमिग्रांट, एक होता है इमिग्रांट। एक नेटिव होता है वहाँ का मूल निवासी, सिटीजन वहाँ का नागरिक होता है। तो इनके पिताजी वहाँ के नेटिव और सिटीजन तो थे नहीं। अब बात आई इमिग्रांट की और इमिग्रांट की, ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ एन लगा है तो ये दोनों ना लगते, नेटिव और सिटीजन, तो इन दोनों में से हमें एक लगाना है। फ़र्क क्या होता है, EMI वाला जो इमिग्रेंट मतलब होता है जो किसी दूसरे देश चला जाता है, ठीक, क्या होता है, जो किसी दूसरे देश चला जाता है। और इमिग्रेंट क्या होता है, जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है। बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, सपोज एक एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, ठीक, कोई अमेरिका से इंडिया में आके बस जाएगा तो उसको क्या कहोगे, ये बी वाला EMI, EMMI वाला, ठीक, IMMI वाला। और जो इंडिया का आदमी जो चला जाए और अमेरिका में जाके बस जाए उसको क्या कहेंगे, EMI, इमिग्रांट, ठीक। वैसे आप याद कैसे रखोगे कि EMI जाती है, जैसे आप बैंक वगैरह से लोन लेते हो तो क्या होता है, EMI जाती है, EMI कट जाती है, EMI आपके खाते से दूसरे खाते में पैसा जाएगा। तो जो हमारा धन है, जो हमारे देश का व्यक्ति है, जब वो चला जाता है दूसरे देश तो उसमें क्या लगा देना, EMI वाला लगा देना, EMI जो चला गया है यहाँ से। और जो किसी दूसरे यहाँ पे आया है वो क्या हो गया, IMMI, मतलब हम वो इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। इम्पोर्ट हुआ तो आई से होगा, ठीक। ये मैं मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं है, बस एक याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे रखोगे। जो चला गया है देश से उसको EMI समझो, जो आ रहा है उसको इम्पोर्ट समझो, तो ऐसे होगा। यहाँ देखो हमें लगाना क्या है, बच्चा अमेरिका में है, जो बच्चा है वो अमेरिका में है और वो कह रहा है कि मेरे फादर एक इंडिया से डैश थे और वो अपने साथ इंडिया की कल्चर यहाँ लाए थे। तो इसका मतलब कि बच्चा अमेरिका में रह रहा है और वो ये कह रहा है कि हमारे फादर इंडिया से अमेरिका आए थे। तो जब इंडिया से अमेरिका आए थे और ये बात बच्चा अमेरिका में रह के कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें लगाना होगा क्या होगा, IMMI वाला इमिग्रेंट लगाना होगा। क्योंकि कोई इंडिया में रह के बोलता कि हमारे फादर अमेरिका गए थे तब तो बात दूसरी होती। अच्छा, ये हमें कैसे पता, यहाँ पे लिखा है ना, ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर। तो जब ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर लिखा होगा इसका मतलब इंडिया से वो कल्चर वो अमेरिका ले गए थे, ठीक है। अब अमेरिका में रह के बच्चा कह रहा है कि वो इंडिया की कल्चर यहाँ लाए थे, तो यहाँ लाए थे इसका मतलब IMI वाला इमिग्रेंट होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गई बात। इसमें बी वाला होगा। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि उसका समझाना था हमको कंसेप्ट। 4 में फिर एक फिलर है, लिखा एट नाइट, रात के समय, द वाइंडिंग रोड कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ डैश जर्नी। देखो, एक तो रोड ऐसी ऐसी रोड है, वाइंडिंग है, घूम रही है, और रात का टाइम है, पहाड़ पर ऐसे रोड पर गाड़ी चलाना कैसी होगी, कैसा अनुभव होगा, कैसी जर्नी होगी। केयर फ्री जर्नी तो हो नहीं सकती भैया, चिंता लगी रहेगी, डर लगे रहेगा। बीस्टली जर्नी, जंगली, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ऑब्नॉक्सियस, घिनौना होता है, कोई मतलब नहीं होगा। ट्रेचरस का मतलब खतरनाक, धोखेबाज, वैसे ट्रिच का वर्ड होता है धोखा देने के लिए, तो ये जर्नी धोखेबाज हो सकती है। जरा सी चूक हुई और धोखा, तो क्या होगा, ये
डी होगा। समझ में आ गए? तो चूक होने पर धोखा कैसा होगा इसका तो अंदाज़ा होगा आप लोगों को ना, समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है कि नीचे कुछ वर्ड दिए हैं उसकी सिमिलर बतानी है आपको। सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या हुआ, ये किस्सा है किसका, साइनोनिम्स का। ठीक है, चलो देखते हैं साइनोनिम्स क्या है। ये रहा हमारा एक वर्ड स्टपर। तो स्टपर का मतलब क्या होता है, स्टपर का मतलब एक तरह का हैंगओवर होता है। जैसे आपने 2-4 पैग ले ली, 2-4 पैग लेने के बाद जो आंखें मुदने लगती हैं, थोड़ा सा नशा अर्ध बेहोशी छाने लगती है, तो जिसको कहते हैं हाफ अनकॉन्शियसनेस या हाफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, वो होता है। नींद आती है, सुस्ती आती है, ठीक है, नशा सा हो जाता है। तो सेंसिबिलिटी तो इसका अपोजिट हो जाएगा। स्लम्बर का मतलब नींद हो जाता है, मतलब पूरी सोए नहीं है, नींद में है, एकदम नशे वाली नींद में है। लिवलीनेस तो यहाँ होगा नहीं, कॉन्शियसनेस भी अपोजिट हो जाएगा, तो यही होगा स्लम्बर। मतलब क्या हुआ, स्लम्बर का मतलब वो नशे की नींद हो जाती है। ऐसे भी नींद के लिए स्लम्बर यूज किया जाता है, जो नशे में नींद आती है वो भी स्लम्बर है। तो स्टपर का सिमिलर जो होगा वो यही हो पाएगा यहाँ, ठीक है, स्लम्बर। अगला वर्ड ले लो क्वेश्चन नंबर 6 में, परनीसियस। ये हम साइनोनियम एंटोनियम वाली लिस्ट जो अभी कुछ दिन पहले खतरे वाली कराए थे ना, जिसमें खतरा और खतरनाक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे, उसमें मैंने बताया था कि परनीशियस का मतलब क्या होता है। परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, सेहत के लिए या किसी भी चीज़ के, जो हानिकारक हो, जो नुकसानदायक हो, जो हार्मफुल होता है। तो साइनोनियम आपको बताना है। हार्मफुल तो दिख नहीं रहा, हार्मलेस दिया, हार्मलेस तो एंटोनियम हो जाएगा। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है, हाँ ये डेट्रीमेंटल जो है वो हार्मफुल होता है, और ये वाला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स थे, करीब 15-20 से ज़्यादा ही वर्ड थे, बड़े खतरनाक सिनोनियम एंटोनियम थे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इग्नोरेंट मतलब अज्ञान आदमी होता है। ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक हो जाएगा, तो यहाँ लाभदायक लगाना नहीं है, हानिकारक का सिमिलर लगाना है। हानिकारक का सिमिलर क्या हो गया, डेट्रीमेंटल। ल्यूक्रेटिव तो फिर फायदेमंद हो जाएगा, तो ये वाला होगा नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ये 5, 6 अपोजिट वाला सिमिलर वाला था, तो अगला वाला क्या होगा, अपोजिट वाला है ये। तो अब हम लोगों को अपोजिट बताना है। अब देखो किसका अपोजिट बताना है। पहला वर्ड मिल गया सलन, आसान सा वर्ड है, बहुत सीधा साधा सिंपल सा बच्चा, तो इसको तो आराम से समझ सकते हो। सलन का मतलब क्या होता है, उदास टाइप का आदमी होता है, ठीक है, जो बहुत निराश हो, दुखी हो किसी बात को लेकर के। ग्लम का मतलब उदास होता है, तो साइनोनियम हो गया। साइलेंट मतलब चुप, इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्रैबी माने चिड़चिड़ा, ये भी कोई मतलब नहीं है। एग्रीएबल, हालांकि एग्रीएबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से किसी बात के लिए राजी होता है, सहमत होता है, लेकिन ये थोड़ा खुश मिजाज के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड हैं, और ये खुद निगेटिव वर्ड है, इसका अपोजिट जो होगा एक पॉजिटिव वर्ड होगा, और एग्रीएबल पॉजिटिव वर्ड है। दूसरे इसकी मीनिंग थोड़ी सी खुश मिजाज और मिलनसार टाइप की भी होती है। एक सहमत असहमत होती है, एक खुश मिजाज और मिलनसार टाइप की मीनिंग होती है। तो फिर यही एक ऑप्शन बच रहा है जो सलन का एंटोनियम हो सकता है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव वर्ड हैं। अब हो गया समन। तो समन का मतलब होता है ना किसी को बुलवाना, ये वर्ब के फॉर्म में दे दें, क्योंकि नाउन है नहीं, वो नाउन होता तो इसमें एस लगा होता, तो ये वर्ब के फॉर्म में है। वर्ब के फॉर्म में समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है किसी को बुलवाना या हिम्मत जुटाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब डिसमिस, बुलवाना, ये बुलवाना हो गया, और डिसमिस का मतलब क्या हो गया, इनकार करना हो गया। ड्राफ्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इनवाइट का मतलब इनवाइट करना, बुलाना किसी को, सिमिलर हो जाएगा, हमें एंटोनियम चाहिए, ये साइनोनियम हो गया, ये आंसर नहीं होगा। मोबिलाइज, मोबिलाइज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ना, वहाँ बुलवाना है, यहाँ डिसमिस करना है। डिसमिस मतलब क्या हुआ, निकाल देना, ठीक है, निकाल देना या कैंसिल कर देना। बहुत एग्जैक्ट एंटोनियम तो नहीं था, लेकिन यह है कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसको आप एंटोनियम मान सकते हो, ठीक। ये पेपर पहले से आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की। ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, क्वेश्चन था, ये पूरा पेपर नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, छाटे हैं, कुछ मैंने अपनी ओर से लगाए हैं, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है इडियम और फ्रेजेस का। तो इडियम फ्रेजेस में क्या करना होता है, चलो बताते हैं आगे। ये दिया है एट द टॉप ऑफ ए हैट,
एट द टॉप ऑफ अ हेड, इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो एट द टॉप ऑफ की हेड की मीनिंग ही होती है तुरंत, एट वंस। इसकी मीनिंग क्या होती है? बिना टाइम वेस्ट किए, एट वंस, मेरे मुंह से निकला नहीं उधर काम हो गया। तो विदाउट एनी डिले या इंस्टेंटली, यही इसकी मीनिंग होगी। और नीचे ज़्यादा मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंग आपको मिल गई। इडियम वाले में एक ही मीनिंग होगी। चलो दूसरा वाला दिया है बीट अ डेड हॉर्स। तो हॉर्स पर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, आपको याद होगा ना, हॉर्स पर इडियम्स पढ़ाए थे, 10 12 15 के करीब इडियम्स थे। जितने भी हॉर्स पर इडियम होते हैं उसमें था बीट द डेड हॉर्स। और उसमें मैंने बताया था कि मरे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक मारोगे उठ के दौड़ने नहीं लगेगा। मतलब एक केस जो होपलेस हो चुकी है उस पर आप काम कर रहे हो, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, आपको पहले से पता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आप केवल अपनी भड़ास और कुंठा निकाल रहे हो। ठीक है, मरे हुए घोड़े को पीट पीट कर क्या पाओगे? ठीक, वो दौड़ने तो लगेगा नहीं उठ के। तो इसकी आपको सिमिलर मीनिंग बतानी, इसका आपको अर्थ बताना है कि कौन सा सेंस होगा। तो बीट द डेड हॉर्स का मतलब सीधा से यही निकला कि आप फिजूल का काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, वो पहले से ही पता है कि ये होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो मीनिंग, सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूएल्टी, मरे हुए घोड़े को पीटना एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूएल्टी दिखाना तो होता ही है, लेकिन ये मीनिंग में नहीं है हमारे। ठीक है, एक्सप्लॉइट समवन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग हिम, किसी को तब तक यूज करना जब तक वो मर ना जाए, ये भी यहाँ रिलेशन नहीं है इसका। देखो सीधा अर्थ तो आ रहा है लेकिन उसका मतलब नहीं है। बीट द डेड हॉर्स मतलब मरे घोड़े को चाबुक मारना। अब ये लग रहा होगा कि क्रुएल्टी है या किसी को मरते दम तक काम में लेना, लेकिन उसका जो मतलब है ना, मीन, वो ये है नहीं। देखो तीसरा, देखो टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट, आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पर टिके हुए हो, ऐसे सब्जेक्ट पर टिके हो जो कि है फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। मतलब वही हुआ ना, बीट द डेड हॉर्स, आप ऐसे काम पर जुटे हुए हो, ऐसे काम पर जुटे हुए हो जिसका कोई रेजोल्यूशन होने वाला नहीं है, पहले से पता है कि इसका कुछ नहीं होगा, तब भी आप उसी पे जुटे हुए हो। तो वही है बीट द डेड हॉर्स। ठीक है, आपको पता है कि घोड़ा उठ के दौड़ेगा नहीं, मर गया है, फिर भी पीटे जा रहे हो, तो वो हो गया। तो फिर सी वाला जो है बहुत क्लोज मीनिंग में है, टू राइड अ हॉर्स अंटिल इट इज़ डेड, तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें? सी हो गया। अब आ जाओ किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में? देखो कुछ अंडरलाइन पार्ट दिया है, उसको इम्प्रूव करना है, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी मीनिंग को इम्प्रूव करना है। अगर वहाँ कोई गलती है तो बताओ कि क्या गलत है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा इफ़ आई हैड टुक माई लंच। देखो एक बात तो बच्चा हो गई ना, पहली सीधी सी बात है कि हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये टुक तो नहीं होगा, ये पक्का हो गया। ठीक है, टुक नहीं होने वाला। अब यहाँ पे हो क्या सकता है? ठीक, हो क्या सकता है, तो हमें थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। तो टेकिंग भी थर्ड फॉर्म नहीं है और हैव भी थर्ड फॉर्म नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो गलत ही गलत है। अब रही बात एक हैड की, तो देखो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड होती है। तो जो हैड है वो दोनों फॉर्म हो सकता है, ये हैड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो हमें फिर क्या लेना पड़ेगा? यही हैड लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे मन में पक्का ये जरूर उठ रहा होगा, हमें पता है, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग सोच क्या रहे होगे। सोचोगे एक हैड लगा है तो हैड हैड दो थोड़े लगता है, यही सोच रहे हो ना कि दो हैड हैड क्यों लगता है। बच्चा देखो, हो सकता है ये वाली जो हैड है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैड है ये वाली आपकी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, ये वाली मेन वर्ब है। ये किसके बदले में यूज की गई है? ईट के बदले में यूज की गई है। तो जैसे ईट का यहाँ ईटन लगाना चाहिए था, वहाँ उसे ही हैड की थर्ड फॉर्म हैड लग गई है। ठीक है ना, तो ये वाली जो वर्ब है ना, ये दूसरी वाली जो हैड है वो खाने वाले सेंस में लगी है, और ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों हैड हो सकता है, लग सकता है। आप लोगों ने यही सोचकर ये वाला ऑप्शन को नहीं लगाया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि दो हैड कहाँ लगेगा। अब देखो ये सोच ली कि दो हैड कहाँ लगेगा, और ये नहीं सोच पाए कि हैड के बाद हमें हर कीमत पे थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये सेकेंड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये है, ये तो हो नहीं सकता था। ठीक है, दो चीज़ें हैं जो हो नहीं सकती थी, तो फिर हैड ही हो जाता, उसमें संभावना भी थी। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, दिमाग थोड़ा और तगड़ा लगाया करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाओ। ठीक है, अब अगला लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राहुल गेव अप स्मोक आफ्टर ही हैड फॉलन इल सीरियसली।
जब राहुल बुरी तरह से बीमार पड़ा था तो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो यहाँ स्मोक की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? टू स्मोक होगा या स्मोकिंग होगा या स्मोक्ड होगा या नो इम्प्रूवमेंट है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए टू को छोड़कर, ठीक याद आ रहा है? टू को छोड़कर दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? गिवन अप, तो यह है गेव के बाद अप लगा हुआ है। अप के बाद जो वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो आपका आंसर क्या होगा? स्मोकिंग। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। करना क्या है इसमें पहले देख लो। बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक लाइन दिया होगा उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, कोई ऐसा आदमी जो चुपके से दूसरों की बात सुनता है, बहुत बैड हैबिट, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक बहुत ही गंदी आदत है। हम पूछे कि ऐसे कोई एक शब्द में क्या कहोगे तो आप लोग कहोगे दुष्ट कहेंगे। ठीक है ना। मैं अगर पूछूं कि ऐसा आदमी जो दूसरों की बात छुपकर सुना करता है तो उसको एक शब्द में क्या कहोगे? सब लोग कहोगे कि दुष्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे दुष्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये बताओ? तो जो दूसरों की बात छुपकर सुनता है ऐसे दुष्ट को कहते हैं ईव्स ड्रॉपर, ठीक है ना। ईव्स ड्रॉपर, इनके लिए यही वर्ड ही होता है, ईव्स ड्रॉपर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब और ज़्यादा करने की ज़रूरत ही क्या है? जब उनके लिए वही एक नाम रिजर्व है, फिक्स है, तो क्या करना है। अगला आ जाओ, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने लॉजीज पढ़ाए हैं आपको भैया, ठीक है ना। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने आपको लॉजीज पढ़ाए थे। एक हफ्ते पहले लॉजीज का वीडियो डाला था। करीब 50-60 लॉजीज के वर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मतलब हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक डाल दे रहा हूँ, देख लेना। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी भी वर्ड की ओरिजिन क्या होती है, किसी भी वर्ड की शुरुआत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यही मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था कि मान लो कोई वर्ड है तो हम लोग पढ़ते हैं ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है एंथ्रो मतलब मनुष्य होता है, लॉजी माने विज्ञान होता है, एंथ्रोपोलॉजी माने मनुष्य का विज्ञान। तो जब ऐसे पढ़ते हो ना किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई या किन शब्दों से मिलकर बना होता है, तो उस विज्ञान को या उस साइंस को क्या कहते हो? वर्डोलॉजी अच्छा लग रहा होगा, यहाँ वर्ड लिखा है, ये वर्डोलॉजी लगा दे तो ये गलत हो गया, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं। लिम्नोलॉजी फ्रेश वाटर लाइफ को कहते हैं, जिसे तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, तो ये होगा नहीं। सेफोलॉजी चुनाव विश्लेषण को कहते हैं, जो इलेक्शन वगैरह में एनालिसिस वगैरह किया करते हैं उसको सेफोलॉजी कहते हैं, ये होगा नहीं। अब एटिमोलॉजी क्या होता है? हाँ, एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान, मतलब where from the word has originated, the word is made of which two words, किन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इस तरह की जो स्टडी होती है उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग वो जो लॉजीज वाला हमने वीडियो डाला है उसको देख डालिए और नोट कर डालिए बच्चा, ठीक है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। लिंक में डाल दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आ जाओ। हमारा क्वेश्चन है 15th नंबर का, और करना क्या है इसमें? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। अब की बार मैंने कहा चलो स्पेलिंग का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 2 वर्ड हैं, एक्चुअली ये 8 वर्ड नहीं है, 2 ही वर्ड हैं। एक ही वर्ड की मैंने 4 ढंग से स्पेलिंग लिखी है, बताओ इसमें कौन सा वर्ड सही है। तो जो एक्चुअली वर्ड है इसका वो है ये विरीब, ठीक, मेन वर्ड यही है। विरीब में आईएनजी लगाओगे, तो विरीब में जब आईएनजी लगाओगे तो ये वाला ई हट जाएगा और ये आईएनजी लग जाएगा, तो BEREAVING, तो ये है BEREAVING, ये है विरीविंग। इसमें देखो ये ई लग गया, ये गलत है। इसमें ए नहीं लगा है, ये गलत हो गया। यहाँ भी आई लगा दिया, ये गलत हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। अब डिलीजेंस में आ जाओ। तो डिलीजेंस का मतलब होता है ना मेहनती, ठीक, डिलीजेंट होता है मेहनती के लिए यूज किया जाता है। तो डी के बाद भी आई होता है, एल के बाद भी आई होता है, और एल सिंगल होता है, ध्यान रखना, DILI होगा। और जी के बाद ई होगा, ए नहीं होगा, NCE होगा। अब आपसे ढूंढ लो, तो आपका आंसर कहाँ मिला? DILIGENCE। तो आंसर क्या हो गया?
बी हो गया, ठीक है। ये डबल एल वगैरह अब देखने में तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, डिलीजेंस लग रहा है, ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक। इसको देखो तो ये भी देखने में सब अच्छे लग रहे हैं, आकर्षक सब हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसी हिसाब से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या करना है कि आपको रीअरेंज करना है, एक सेंटेंस मिलेगा। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 रीअरेंजमेंट का क्या पूछा जा रहा है, इसमें लगाओ। एक कहानी है, घटनाक्रम दिया हुआ है, उसी पे बनाते हैं। A few workmen came to cut down the tree। कुछ काम करने वाले लोग आए थे, वो पेड़ काटने के लिए आए थे, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ दिखा इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, इट टुक देम, ये काम करने में उसको पूरा सुबह, पूरा मतलब सुबह से लेकर के दोपहर हो गए। इट क्या काम करने में, पेड़ काटने में लग गया। दे, ठीक, ये दे कौन है, ये वर्कमैन के लिए लिखा हुआ है, ठीक। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट, उन्हें ये नहीं पता था कि रूट के साथ क्या करना है, उसकी जड़ों के साथ क्या करना है, तो यहाँ जड़ों की प्रॉब्लम आ जाएगी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन, ये पेड़ काटने की बात है, ये जड़ों की बात नहीं है। इतना बड़ा पेड़ काटना आसान काम नहीं था। अब ये आ गया, आगे लिखा दे डिसाइडेड दैट रूट हैड टू बी डग आउट, तो ये उन्होंने कहा कि रूट को उखाड़ लिया जाना चाहिए, खोद लिया जाना चाहिए। अब ये काटने की बात नहीं है, डग आउट की बात है। दो चीज़ हो गई, एक हो गया पेड़ को काटना और एक हो गया रूट को, जड़ को उखाड़ना। तो दो पार्ट हमको सेंटेंस में मिल रहे हैं। एट लास्ट द ट्री वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और फाइनली जो पेड़ था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मतलब कि वो जड़ से खोद के निकाल लिया उन्होंने, ठीक है। तो इसकी आप शुरुआत कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, बताओ। शुरुआत हुई इसमें, देखो पहले तो ये समझ लो कि एट लास्ट द ट्री वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा कि इन्होंने इनको क्या करना होगा कि जड़ को उखाड़ लिया, ये इन्होंने दे डिसाइडेड द रूट्स हैड टू बी डग आउट, रूट्स को खोद के निकाल लिया जाए। पहले ये इसके ठीक पहले आना चाहिए, मतलब हमारा आखिरी वाला जो होगा वो क्या होगा, एस होगा, ठीक है। अब पहला वाला क्या होगा ये हमें बताओ, आखिरी एस होगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ये दो में आखिरी में एस लगा हुआ है, तो दो ऑप्शन है, एक में पी पहले है, एक में आर पहले है। देखो क्या पहले हो सकता है, पी, इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, इसमें पूरी सुबह लग गई, पूरा समय लग गया, तो अभी तो लगा, अभी तो कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ, तो ये लगेगा नहीं। आर वाला देखते हैं फिट होता कि नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन अ ह्यूज ट्री, यहाँ लिखा है कि वो पेड़ काटने आए थे और फिर कह रहे हैं कि पेड़ काटना कोई आसान काम नहीं था। तो ये आर से तो स्टार्ट हम बढ़िया से कर सकते हैं, आर से स्टार्ट करना है हमको और एस से एंड करना है, आर से स्टार्ट करना है और एस से एंड करना है। तो आर से स्टार्ट एस से एंड केवल यही एक वाला है, बी वाला, जिसमें आर से स्टार्ट एस से एंड है और किसी में है नहीं। बात समझ गए, तो इसमें आंसर क्या हो गया, बी हो गया। पढ़ के मिलाना चाहो मिला लो, आर से स्टार्ट करो। कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आते हैं, आर में आ जाओ, इट वाज नॉट एन इजी जॉब टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री, आर हो गया। उसके बाद पी लगा के देखो, इट टुक डाउन, उनको पेड़ काटने में पूरा दिन लग गया, ठीक, पेड़ काटने में पूरा दिन लग गया। अब ये पेड़ काटने की बात हो गई, दोपहर तक पेड़ काटे। अब उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि जड़ का क्या करें, तो दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट, उनको ये नहीं पता था जड़ का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि जड़ को उखाड़ लिया जाए, तो उन्होंने जड़ को उखाड़ लिया। उसके बाद फाइनली पेड़ जमीन पर पड़ा हुआ था। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, अरेंज हो गया। अब आ जाओ अगला वाला, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसको कैसे हमें अरेंज करना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसको कायदे से। मैंने जब आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया था वो सेंटेंस अरेंजमेंट वाला, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि एक यू टर्न होता है, ठीक है। अरे इसी में एक यू टर्न होता है। यू टर्न में क्या होगा कि एक ऐसा सेंटेंस होगा जो आपको यू टर्न देता है। यू टर्न के पहले सब पॉजिटिव चीज़ें लगाई जाती है, एक दो या तीन सेंटेंस में पॉजिटिव बातें होगी, इस यू टर्न के बाद एक दो या तीन सेंटेंस में निगेटिव बातें होती हैं। और जो यू टर्न वाला सेंटेंस होता है ये दोनों के बीच में होता है। ये सेंटेंस कहता है कि इसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ खराब भी है, तो ये अच्छे से बुरे की ओर मोड़ देता है। तो यही यू टर्न वाला सेंटेंस ढूंढ लो, इसके पहले सारी अच्छी बातें लगा लो, इसके बाद सारी खराब बातें लगा लो, तो हमें यही वाला पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। चलो पढ़ो। तो कह रहे हैं द मोटर कार इज़ वन ऑफ द यूजफुल गिफ्ट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस, तो ये अच्छी वाली बात हो गई, प्लस हो गया। आगे लिखा वन ऑफ दीज इज स्मोक एंड पोल्यूशन, ये निगेटिव बात हो गई, खराब हो गई।
इट हैज़ मेड शॉर्ट मीडियम डिस्टेंस जर्नी फास्ट एंड कंफर्टेबल, इसने जर्नी को कंफर्टेबल बना दिया और जल्दी हो जाती है, पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, आगे लिखा है द अदर इज़ दैट इट हैज़ जर्नी मेड हजार्डस, ये निगेटिव बात हो गई, इसने रोड जर्नी को खतरनाक बना रखा है, तो ये निगेटिव बात हो गई। और यहाँ अदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें वन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पी के बाद ही आर लगेगा, क्योंकि पी में निगेटिव बात की शुरुआत हो रही है, आर में अदर कर दिया। आगे लिखा येट वी कैन नॉट से द मोटर कार इज ब्लेसिंग, हम ये नहीं कह सकते कि मोटर कार केवल ब्लेसिंग है विदाउट डिसएडवांटेज, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये एस वाला सेंटेंस आपका क्या हो गया, यू टर्न हो गया। फाइनली इन दिस एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस अ पर्सनल कार इज एन एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट, तो निगेटिव से एंड भी हो रहा है, तो मतलब हमें निगेटिव वाले लास्ट में लगाने हैं। तो आप बताओ क्या करोगे, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम पॉजिटिव लगा दें, यानी कि स्टार्ट में क्या लगा दें, क्यू लगा दें। क्यू के बाद क्या करेंगे, दो निगेटिव सेंटेंस है, पी में और आर में निगेटिव है, और एस जो है यू टर्न दे रहा है, तो क्यू के बाद क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, यू टर्न दे रहा है, उसके बाद पी और इसके बाद पी लगा दें, पी के बाद क्या लगा दें, आर लगा दें। ठीक है, क्यू एस पी आर, तो क्यू एस पी आर, ये देखो हमको मिल गया क्यू एस पी आर। ठीक, बात समझ में आ गई ना कैसे करना है इसको, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, करना क्या है 19 में, देखो पैसिव वॉइस बनानी है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद चलो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी पैसिव वॉइस क्या होती है ये देखते हैं। देखो लिखा हुआ है मजेस्टिक एशियाटिक लायंस, मजेस्टिक एशियाटिक लायंस, ये क्या होगा, सब्जेक्ट रोम का मतलब हुआ टहलना, द सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, ये जगह है, तो रोम द सेंचुरी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रोम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है, इज एम आर, तो एम तो यहाँ लगना नहीं है, इज और आर के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, द सेंचुरी सिंगुलर है तो सेंचुरी के साथ इज लगेगी, इज के साथ रोम्ड आपको ढूंढना है। एशियाटिक लायंस व्हिच आर मैजेस्टिक, ये नहीं लगाना है। सेंचुरी इज प्लेस वेयर मैजेस्टिक लायंस रोम, ये भी बात नहीं हुई, हमको सेंचुरी से यहाँ लिखा है सेंचुरी इज रोम्ड बाई मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस, यही हमारा सही पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, बाकी सब में जोड़ जाड़ के उल्टा पुल्टा बना दिया गया। द मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस हैव बीन हमें लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, तो सुटेबल क्या हुआ हमारा, सुटेबल हुआ सी वाला आंसर। ठीक है, अब बी वाला क्यों नहीं हुआ पता है, वेयर, देखो यहाँ लिखा वेयर मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस रोम, तो ये तो एक्टिव वॉइस में ही है, पैसिव बना ही नहीं इसका, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। अब ए वाला क्यों हो नहीं हुआ, एशियाटिक लायंस व्हिच आर मैजेस्टिक रोम्ड, व्हिच आर मैजेस्टिक व्हिच आर रोम्ड, तो लायन रोम करवाया रहा है, ये तो नहीं होगा ना, तो फिर यही वाला खाली एक ही ऑप्शन बच रहा है सी वाला। ठीक है, अगला वाला में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये 20 में क्या है देखने में आ रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है जी। हाउ इज योर ग्रैंडफादर, नवनीत आस्क्ड हर, नवनीत ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा कैसे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो नवनीत आस्क्ड हर सब में लिखा हुआ है, नवनीत आस्क्ड हर सब में लिखा है, हाउ सब में लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि हाउ ओल्ड पूरा एक साथ रहेगा, हाउ ओल्ड सब में है। हाउ ओल्ड के बाद लिखा इज योर फादर, तो ये जो इज है पहली बात तो चूंकि आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इज क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा। दूसरी बात, वाज बनने के बाद कहाँ चला जाएगा, वाज बनने के बाद ग्रैंडफादर के बाद में लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन की इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। इज दैट क्लियर, पहले ही बता चुका हूँ, आपको पता होगा जब हम इंटरोगेटिव के पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, क्योंकि अब हमको क्वेश्चन मोड की ज़रूरत नहीं है। वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी डू नॉट नीड क्वेश्चन मोड, ठीक, क्वेश्चन मोड की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अब हमें इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एंड इन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, क्लियर। ठीक है, तो इज होगा, इज का वाज हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वाज, तो ये वाज तो किया गया लेकिन सब्जेक्ट के पहले है, इसलिए ये गलत हो गया।
दूसरा है कि हाउ ओल्ड हर ग्रैंडफादर इज, तो उसके ग्रैंड मदर कैसी है। तो ये इज का वाज होना चाहिए था, किया तो पीछे लेकिन इज का वाज होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो इज लगा रखा है, इज होगा नहीं, तो यही हो गया कि नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर, ये देखो इज का वाज किया और सब्जेक्ट के बाद में भी किया, तो फाइनली यही वाला आंसर आपका डी वाला होगा। ठीक, अब आ जाओ हम लोग करते हैं, ये क्लोज टेस्ट है आपका। क्लोज टेस्ट में क्या करना होता है यू ऑलरेडी नो, नीड नॉट टू से। करना क्या है, 5 खाली जगहें दी हैं, इसमें आपको भरना है। हमें सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको भर पाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। द प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर पावर हैज सो डैश आउटवेड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ पर भारी पड़ना, फायदे के लिए यूज किया जाता है। तो जो न्यूक्लियर पावर की प्रोमिसेस हैं, मतलब यहाँ हुआ ना कि उसके फायदे जो हो रहे हैं, न्यूक्लियर पावर के जो फायदे हैं, हैज सो आउटवेड ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स, हमारी इन सारी चिंताओं को, कंसर्न्स को पर इतना भारी पड़ा है। और इंडिया हैज़ रीजन टू बी प्राउड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी एंड डिटर्मिनेशन टू टू फॉर नो फॉसिल डैश इन इट्स एनर्जी प्लानिंग। मतलब इंडिया को अपनी इस टेक्नोलॉजी पर गर्व होना चाहिए कि हम एनर्जी प्लानिंग में ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर मतलब अल्टरनेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे। हम इस टेक्नोलॉजी में सक्षम हो चुके हैं। आगे लिखा है हाउएवर डैश रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी इन अदर डैश एनर्जी रिसोर्सेज सच एज, अब ये सच एज पर ध्यान देना, लिखा है विंड एंड सोलर पावर, तो यही हेल्प करेगा यहाँ का फिलर भरने में। और आगे लिखा है द कोलैप्स ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड द एक्सपेंशन ऑफ गैस प्रोजेक्ट्स हैज़ अ वायबल एंड क्लीन अल्टरनेटिव दैट प्रॉमिस डैश। ठीक है ना, तो आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग इसको भरते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर पावर की प्रॉमिस मतलब उसके फ़ायदे हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उसमें गुड संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, हैज़ सो डैश, वो इतनी डैश हैं, ओवरवेड ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स, तो इतनी ज़्यादा। अब देखो ओवरवेड लिखा है, ओवरवेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें इसके पहले क्या चाहिए, हमें इसके पहले चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब लगाना है तो फार और लेस होगा नहीं और नियर होगा नहीं, तो क्या होगा, क्लोजली लगाना पड़ेगा, यही एडवर्ब है। सो क्लोजली ओवर आउटवेटेड ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स, इतने सारी चिंताओं को इतनी क्लोजली आउटवेट किया, मतलब दूर किया है, साफ किया है। आगे लिखा है एंड इंडिया हैज़ रीजन्स, हमारे पास एक कारण है, टू बी प्राउड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, हमें अपने टेक्नोलॉजी पर घमंड करने का, गर्व करने का पूरा हक है, कारण है। एंड डिटर्मिनेशन टू, किस बात के लिए, टू लुक फॉर नॉन फॉसिल डैश इन इट्स एनर्जी प्लानिंग, हमें अपनी एनर्जी प्लानिंग में नॉन फॉसिल डैश, ठीक है ना, तो नॉन फॉसिल डैश ढूंढने नहीं पड़ेगा। तो नॉन फॉसिल क्या होगा, ठीक बताओ, नॉन फॉसिल के बाद नॉन फॉसिल कंपल्सन होगा कि नॉन फॉसिल ऑब्लिगेशन होगा कि नॉन फॉसिल अल्टरनेटिव्स होगा कि नॉन फॉसिल कंस्ट्रेंट्स होगा। तो हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है, अल्टरनेटिव्स की। ठीक है, जब हमें एनर्जी प्लानिंग करना होगा तो हमें नॉन फॉसिल अल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास नॉन फॉसिल अल्टरनेटिव है न्यूक्लियर पावर के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा 23 वाला, तो ठीक है 23 पे देख लेते हैं आगे बढ़ के क्या है। ठीक है, हर ऑप्शन के साथ मैंने पैसेज को रखा है ताकि वहीं पढ़ो और वहीं देखो। ये 23 में है, ऑप्शन ये हो गए। अब 23 में पढ़ के देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउएवर डैश रैपिड ग्रोथ, डैश रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, अब कोई चीज़ है, आगे बता रहे हैं कि रैपिड ग्रोथ हो रही है इन टेक्नोलॉजी इन अदर डैश एनर्जी सोर्सेज। कैसे एनर्जी सोर्सेज, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि विंड और सोलर पावर। तो जब एग्जाम्पल में विंड और सोलर पावर दे दिया तो आपको कैसे एनर्जी सोर्सेज लगाने होंगे, यहाँ 24 पे पता है ना कि नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि विंड और सोलर पावर नॉन रिन्यूएबल है, तो 24 पे नॉन रिन्यूएबल हो गया। और रैपिड प्रोग्रेस इस जगह पे हो रही है, तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर से और हाँ जो ऑयल प्राइसेज में कोलैप्स हुआ है, ये 2-3 चीज़ों ने मिल करके जो न्यूक्लियर पावर का प्रॉमिस था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, लेट डाउन कर दिया, गिरा दिया। वरना न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर एनर्जी में जो प्रोमिसेस थी, जो होप्स थे, वो बहुत अच्छे जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी संभावनाएं हैं
वो रिसाइक्लेबल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसने न्यूक्लियर पावर की क्षमताओं सक्षमताओं को थोड़ा सा, उस पर अब आदमी कम सोच रहा है कि जो रिन्यूएबल है उसको ज़्यादा डेवलप करें। तो 23 में क्या लगाना होगा, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ, क्या लगाएंगे, टू रैपिड ग्रोथ, साम रैपिड ग्रोथ नहीं, विद रैपिड ग्रोथ ऑफ, मतलब जो इसमें जो दूसरे एनर्जी सोर्सेज है उसमें रैपिड ग्रोथ होने के नाते, तो कारण बताने रहेंगे, कारण बता रहा है तो फिर विद लगा के बोलाओगे, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ। ठीक, अब अगला आ जाओ, 24 है। 24 मैंने बताया था कि आपको क्या लगाना है, इन्होंने खुद बता दिया। ये सच है, इसके बाद विंड और सोलर पावर दिया है, तो 24 में आप क्या लगाएंगे, बिना कहे सुने रिन्यूएबल लगा दो, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो रिन्यूएबल का है, तो रिन्यूएबल का वर्ड लगा दो 24 में, बात खत्म। हमें आपको और करना क्या, इन्होंने तो खुद ही बता दिया है कि क्या लगाना होगा यहाँ पे। अब आ जाओ 25, क्या कह रहे हैं जी 25 में, देखो 25 में कह रहे हैं कि प्रॉमिस डैश डिम, तो जो चूँकि ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस समय, तो देखो तेल के दाम में कोलैप्स, अरे प्रेजेंट टाइम का मत समझना, इस समय तेल का दाम बढ़ा हुआ है, तो जिस समय का ये लिखा हुआ है आर्टिकल, उस समय तेल के दाम काफ़ी कोलैप्स कर गए थे, विंड और सोलर पावर पर लोग ज़्यादा काम करने लगे थे, तो जो न्यूक्लियर पावर के प्रोमिसेस थे वो क्या हो गए थे, क्लीन अल्टरनेटिव के नाते, दैट प्रॉमिस डैश, तो दैट प्रॉमिस क्या हो गया, दैट प्रॉमिस इज डिम। अब ये थोड़ा सा जो प्रॉमिस है ये डिम हो गया है, मतलब कुछ लोग इस पर कम सोच रहे हैं, अब इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा घट गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 25 में इज डिम। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस किसके, मॉक टेस्ट 8 के, एसएससी का मॉक टेस्ट 8। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये हम लोग मॉक टेस्ट 1 ख़त्म किए। अब अगला होगा हमारा मॉक टेस्ट 9। इस बीच में आप लोगों को हम ग्रामर की कुछ चीज़ें देंगे। ठीक है, ग्रामर की क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्रीपोजिशन का अभी कल डाला था हमने आप लोगों को, तो बाय का यूज आपने देखा होगा कि मतलब किस तरह सा कितना खतरनाक यूज है बाय का। ऐसे ही एक एक करके इधर प्रीपोजिशन बढ़ाएंगे। फ्रेजल वर्ब चल ही रही है, साथ में एडीएम्स का हम दे ही रहे हैं, वो कैब थीमेटिक वो कैब भी साथ चल रही है। ठीक है, और सैनोनियम एंटोनियम भी जी वो इम्पोर्टेंट है, वो भी साथ में लेकर चल ही रहे हैं। ठीक है, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, उसी में बीच में 1 आध दिन का गैप भी हो जाता है। ठीक है, अब वो किसी कारण बस कुछ काम पड़ जाता है, नहीं बना पाते हैं, वीडियो नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, और भी बैचेस चल रही हैं, दिन में ऑफलाइन से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो तब भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया करता हूँ, तो देख लिया करो भाई। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उस पर आप हमको अपनी राय दीजिएगा, लाइक शेयर करिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।